नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारत ने की यूएसए के साथ डील, भारत को मिलेंगे प्रेडेटर ड्रोन्स, गेम चेंजर साबित होंगे ये ड्रोन्स। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च की 2 पहलें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मिलेगा बढ़ावा, नई शिक्षा नीति की सिफारिशों पर काम करता है ANRF। और नील नदी के पानी को लेकर हुआ समझौता, इजिप्ट ने जताई घोर आपत्ति, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील। आइए शुरू करें। भारत और यूएसए के बीच 32,000 करोड़ रुपए की एक डील साइन हुई है। इस डील के तहत भारत यूएसए से तीनों सेनाओं के लिए 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। साथ ही इनके मेंटेनेंस रिपेयर की फैसिलिटी भी भारत में ही स्थापित की जाएगी। बीते हफ्ते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की खरीद को मंजूरी दी। इनमें से 15 इंडियन नेवी को, बाकी एयरफोर्स और थल सेना के बीच बराबर बराबर बांटे जाएंगे। भारत लंबे वक्त से इस डील को फाइनल करने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक के बाद फाइनली सभी मुद्दों पर सहमति बन पाई और डील पर साइन हो सका। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत इन ड्रोन्स को 4 जगहों पर स्थापित करेगा। इनमें चेन्नई, गुजरात का पोरबंदर और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तथा सरसावा शामिल हैं। अब एक बार इन प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में जान लेते हैं जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। MQ-9B नाम के इस ड्रोन के 2 वेरिएंट हैं, सी गार्जियन और स्काई गार्जियन। सी गार्जियन प्रेडेटर ड्रोन भारतीय नेवी को दिए जाएंगे। ये ड्रोन्स लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ पाएंगे, तकरीबन 40 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इनकी इन्हीं क्षमताओं के चलते इन्हें हंटर किलर भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स में मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स, नेविगेशन सिस्टम और मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंट लगे होते हैं। दावा है कि यूएसए ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल 2022 में अलकायदा के लीडर जवाहिरी को मारने के लिए किया था। ये ड्रोन्स भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कई लिहाज से अहम बताए जा रहे हैं। एक तो इनसे भारत की मॉनिटरिंग क्षमता में वृद्धि होगी, खासकर चीन के साथ सीमा पर और हिंद महासागर क्षेत्र में। गौरतलब है कि चीन हिंद महासागर में भी विस्तार कर रहा है। ये ड्रोन भारत के समुद्री क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर कर सकेंगे, क्योंकि ये पूरे दिन आकाश में बने रहने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इन प्रेडेटर ड्रोन्स से भारत ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो ये ड्रोन्स चीन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे CAI Hong 4 और विंग लूंग 2 की तुलना में सुपीरियर हैं। दूसरा, चीन ने इन्हीं ड्रोन्स की सप्लाई पाकिस्तान को भी की है। इस तरह भारत ने इन दोनों देशों के साथ सीमा पर बेहतर तकनीक वाले ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का इंतजाम कर लिया है। सरकार ने ग्रीन वॉशिंग के मामले में एक जरूरी कदम उठाया है। दरअसल CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ग्रीन वॉशिंग के मसले पर गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस को प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स नाम दिया गया है। इन गाइडलाइंस का मकसद ग्राहकों को गलत और भ्रामक जानकारी से बचाना है, साथ ही बिजनेस कम्युनिटीज में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। CCPA के मुताबिक इन गाइडलाइंस से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि एक ऐसा मार्केट बनाया जा सके जहां केवल पर्यावरणीय दावे न हों, बल्कि पर्यावरण को लेकर जो दावे किए जाएं वो हकीकत हों। कंपनीज को भी साफ तौर पर कहा गया है कि कंपनीज अपने उत्पादों में केवल नाम के लिए नेचुरल, ऑर्गेनिक और प्योर जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, बल्कि इन शब्दों के साथ साथ एक क्लैरिफिकेशन भी दिया जाए कि प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक किन आधारों पर कहा जा रहा है। कंपनीज इन शब्दों का इस्तेमाल केवल तभी कर सकती हैं जब इन्हें सिद्ध करने के लिए उनके पास पर्याप्त प्रमाण भी हों और वो प्रमाण पेश भी कर सकें। देखिए, ग्रीन वॉशिंग शब्द आपने कई बार सुना होगा। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। दरअसल फर्मों, कंपनियों और सरकारों के बीच अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों या प्रोजेक्ट्स को जलवायु अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये देखा गया है कि इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध होते हैं। वास्तव में ऐसी फर्म या कंपनियां जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ भी नहीं करती। इस तरह ग्रीन वॉशिंग फर्म, कंपनीज और सरकारों द्वारा जलवायु अनुकूल होने का एक ढोंग है, ताकि इससे मिलने वाले फायदे इन्हें मिलते रहें। अपने आप को जलवायु अनुकूल बताने से फर्मों और कंपनीज की छवि सकारात्मक तौर पर बढ़ती है। इन्हें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है। इस खबर की रेलेवेंस को समझने के लिए एक बार 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर करते हैं।
प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द ग्रीन वॉशिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह गलत धारणा फैलाना कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित हैं, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना, बुनियादी ढांचे के विकास के दौरान विनाशकारी पारिस्थितिकी परिणामों की अनदेखी, या फिर किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य प्रावधान बनाना। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। हाल ही में 10 नील बेसिन देशों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क को लीगल स्टेटस दिया है। इसे नील बेसिन इनिशिएटिव नाम दिया गया है। इसका मकसद है नील नदी के पानी का सतत और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना, जो सभी देशों को बराबर पानी मुहैया कराने की बात करता है। समझौते की पुष्टि साउथ सुडान, इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया ने की है, लेकिन इस समझौते में सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं मिस्र यानी इजिप्ट और सूडान। दोनों ही देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इन दोनों देशों ने नील नदी के पानी में अपने हिस्से को किसी भी स्तर पर कम करने से मना कर दिया है। इजिप्ट ने इथोपिया द्वारा ब्लू नील पर बनाए जा रहे एक डैम को लेकर भी चिंता जाहिर की है। इजिप्ट के मुताबिक डैम से निचले इलाकों में पानी और सिंचाई आपूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इजिप्ट और सूडान की समस्या केवल ये डैम भर नहीं है। ये दोनों देश चाहते हैं कि नील नदी को लेकर जो समझौता औपनिवेशिक काल में हुआ था उसी को लागू किया जाए। 1929 में लागू हुए समझौते ने नील नदी के निचले हिस्से के पानी पर इजिप्ट और सूडान को अधिकार दे दिया था। इसमें इजिप्ट को 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर और सूडान को 18.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिला था। तब नदी के किनारे बसे अन्य देशों के शेयर के बारे में सोचा तक नहीं गया था, लेकिन हालिया समझौते में बेनिफिट ऑफ ऑल यानी सभी को लाभ की बात कही गई है। आपको बता दें कि नील नदी को फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर के नाम से जाना जाता है। ये केवल अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी अपनी दो महत्वपूर्ण सहायक नदियों से मिलकर बनती है, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील का ऑरिजिन विक्टोरिया लेक है, ब्लू नील का ऑरिजिन इथोपिया की टाना लेक से माना जाता है। नील नदी 6,650 किलोमीटर के लगभग बहकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने दो पहले लॉन्च किए हैं। एक है द प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट PMECRG और दूसरी है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल MHA-EV। PMECRG के तहत करियर के शुरुआती दौर में रिसर्च के लिए ग्रांट मुहैया कराने की बात कही गई है। ANRF का मानना है कि करियर के शुरुआती दौर में रिसर्चर्स को अगर फंडिंग की जाएगी तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता के तौर पर जगह दिलाई जा सकती है। इन रिसर्चर्स के जरिए भारत में एक मजबूत रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, रिसर्च को लेकर एक प्रचलित मान्यता है कि अगर अपने करियर के शुरुआती दौर में ही कोई रिसर्च में फोकस होता है तो उसके ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। एक बार अगर व्यक्ति अपने करियर में किसी अन्य क्षेत्र में सेटल हो गया तो फिर रिसर्च पर फोकस बना पाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बजट को भी फ्लेक्सिबल रखा गया है जिससे हाई क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं MHA-EV मिशन आयात पर निर्भरता को कम करने, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को ईवी के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख ईवी टेक्नोलॉजीज के विकास पर केंद्रित है। इस मिशन के तहत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिशन के 3 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इसमें ट्रॉपिकल ईवी बैटरी और बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और ड्राइव
और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना को टारगेट किया गया है। इससे भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जरूरी कंपोनेंट्स को घरेलू स्तर पर विकसित किया जा सकेगा। इन दोनों ही पहलों के जरिए भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश की गई है। ANRF का गठन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के जरिए किया गया है। यह सांविधिक संस्था है। ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के मुताबिक भारत में साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में रणनीतिक दिशा मुहैया कराने के लिए एक शीर्ष निकाय के तौर पर काम करता है। संसद में 2008 में लाए गए एक एक्ट के जरिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB का गठन किया गया था। इसे भी ANRF में मर्ज कर दिया गया है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है कैविएट। यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लेट अ पर्सन बिवेयर। ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर है। ये कोर्ट को व्यक्ति द्वारा दी गई एक तरह की वार्निंग होती है कि बिना उसे सुने कोई फैसला न सुनाया जाए। कोई भी पक्षकार किसी मामले में अंदेशे के आधार पर न्यायालय में एक कैविएट दाखिल करके ये कह सकता है कि अगर उससे संबंधित मामला कोर्ट में लाया जाए तब उसे सुने बगैर मामले में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय न दिया जाए। न्यायालय में किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता नहीं है, लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को अगर ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके खिलाफ किसी तरह का सिविल मामला लेकर न्यायालय में ला सकता है, तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि राज्यों के लोक सेवा आयोग कई बार कोर्ट में कैविएट दायर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उनके एक्ट के बाद विद्यार्थी कोर्ट में केस कर देंगे। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। केरल में बीते दिनों आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद भारत सरकार ने क्षेत्र में एक एक्स बैंड रडार स्थापित करने की परमिशन दी है। ये रडार बारिश के दौरान मिट्टी के कणों की निगरानी करेगा, जिससे भूस्खलन की चेतावनी समय से पहले दी जा सकेगी। एक्स बैंड रडार हाई रेजोल्यूशन इमेजेस उत्पन्न करने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ यानी लघु तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है। यह उच्च टेम्पोरल सैंपलिंग भी करेगा, यानी ये डेटा को तेजी से और लगातार इकट्ठा करेगा और किसी विशेष घटना या वातावरण में बदलती परिस्थितियों को मापने का प्रयास करेगा। इससे कम समय में आसपास के क्षेत्र में होने वाली हवा के पैटर्न, तूफानों के निर्माण जैसी गतिविधियों का पता लगाया जा सकेगा। अमेरिका ने इजराइल में थाड को तैनात करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ इसे ऑपरेट करने के लिए अमेरिका 100 सैनिक भी भेजेगा। थाड का पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम है। इसे छोटी से लेकर लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। हिट टू किल तकनीक पर आधारित ये सिस्टम वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में सक्षम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई-माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ई-माइग्रेट पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद विदेशों में काम की तलाश कर रहे भारतीय वर्कर्स के प्रवास को सुविधाजनक बनाना और इसे प्रबंधित करना है। यह प्रवासी वर्कर्स के लिए विभिन्न सेवाएं मुहैया करा के एक सुरक्षित और पारदर्शी स्ट्रक्चर निर्मित करेगा, जिसमें सूचना तक पहुंच, दस्तावेजीकरण, हेल्पलाइन सहायता और सेवाओं का एकीकरण तथा जागरूकता अभियान शामिल है। यह पोर्टल 2030 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और नए पोर्टल में 24/7 विभिन्न भाषाओं में हेल्पलाइन की सुविधा भी होगी। 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की शुरुआत इटली में हुई है। इसका आयोजन 14 से 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 8000 से ज्यादा स्पेस एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया है। इस वर्ष की थीम रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। ये कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर स्पेस टेक्नोलॉजी के सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन और उपयोग में वैज्ञानिक प्रगति तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सके। IAF यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन इसका आयोजन करता है। IAF की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके 77 देशों में 500 से ज़्यादा सदस्य हैं, जिसमें प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां, उद्योग, अनुसंधान संस्थान आदि शामिल हैं।
हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। ये दिन कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व को दिखाता है। वहीं 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने का निर्णय 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने लिया था। ये दिन ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे गरीबी, भेदभाव और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रेडेटर ड्रोन के लिए समझौता किया है? फ्रांस, इजराइल, यूएसए या फिर रूस? अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किस दिन होता है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर? आइए देखिए पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में भारत किस वैश्विक संस्था को सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना है? यूनिसेफ, यूनेस्को, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? सही जवाब है यूनिसेफ यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के संस्थापक सदस्य हैं। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। एससीओ यूएसए का ब्रेन चाइल्ड है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन या फिर उपर्युक्त सभी। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।